नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं हिमांशु जोशी की कहानी परिणति। वितस्ता ने खादी के बेल बूटे वाले रंगीन भारी पर्दे रिंग पर एक ओर समेटे तो देखा दूर गेट के पास कोई छाया सी खड़ी है। व्यस्तता के कारण उधर अधिक ध्यान न दे पाई, यूं ही देखा अनदेखा करके ड्राइंग रूम की ओर चली गई। उसका मन आज न जाने क्यों इतना भारी उदास है, कहीं भी जी लगाए लगता नहीं। नाश्ते की प्लेटें लगी थीं, भदेहू कंधे पर गमछा लटकाए बड़े अदब से ठहर ठहर कर गिलासों में जल भर रहा था। एक भी बूंद धोखे से टेबल क्लॉथ पर बिखरी नहीं कि उसे बड़ी शालीनता के साथ गमछे में समेट लेता। चिरंतन ने समाचार पत्र परे रखते हुए एक हल्की सी अंगड़ाई ली। इधर उधर देखा तो निगाहें वितस्ता पर ठहर गई। सामने की कुर्सी पर वह गूंगी दुल्हन की तरह होंठ सिए चुप बैठी है। दोनों कोहनियाँ मेज पर टिकाए, हथेलियों में ठोठी थामे, आंखें मूंदे पता नहीं क्या सोच रही है। इस तरह से जब कभी वह किसी भाव में लीन रहती है तो उसकी यह भंगिमा चिरंतन को बहुत अधिक भाती है। वितस्ता घर बाहर का सारा कामकाज जानती है। कला के प्रति उसकी अभिरुचि है। वह बहुत मीठा गाती है, सितार बहुत अच्छा बजा लेती है। अपने अधमुंदे अंधेरे कमरे में जब कभी सांझ के समय वह तन्मय होकर तारों को छेड़ती है तो प्रशांत वातावरण में एक लहर सी दौड़ जाती है। एक अजीब सी वेदना कण-कण में व्याप्त जाती है। घंटों तक पता नहीं कब तक उसकी संगमरमर सी सफ़ेद तराशी हुई बारीक लंबी नाजुक उंगलियां तारों को सहलाती रहती हैं। धीरे धीरे हवा थम जाती है, उंगलियां ठहर जाती हैं। सितार के झंझनाते तार कंपकपाना छोड़कर सांस साधे रुख से जाते हैं। वितस्ता गर्दन झुका लेती है, माथा सितार पर टिका लेती है, तब उसकी आकृति भावशून्य हो जाती है। एकदम प्रतिमा की तरह शांत, किंतु दूसरे ही क्षण ज्यों ही गर्दन ऊपर उठाती हुई जोर से पलकें मींचती है, कभी कभी बूंद भर खारा पानी आंखों से उतरकर गालों पर ढुलक पड़ता है। सच कितनी विचित्र है वितस्ता। चिरंतन क्षण भर उसे देखता रहा, फिर हौले से कुर्सी से उठकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उसके कंधों पर बिखरी अधगिली लटों को सहलाता हुआ उसकी आंखों की गहराइयों में कुछ टटोलने लगा। वितस्ता ने भी उसी भाव से गर्दन ऊपर उठाई तो चिरंतन ने सामने खिला चांद अपने दोनों हाथों में भर लिया। क्या सोच रही हो बित्ती? वितस्ता ने केवल सिर हिलाया। जी कुछ भी नहीं। कुछ तो ना, चुप चुप कहता हुआ वह और झुक गया और अपने धधकते होंठ उसके रक्तिम कपोलों पर रखने ही वाला था कि तभी दरवाजे की निगोड़ी कॉलबेल टुनटुनाई। अचकचाकर संभलकर दोनों बाहर की ओर झांकने लगे, जैसे कहीं चोरी न पकड़ ली गई हो। भदेहू टिकोजी से ढका टी पाट लाता लाता ठहर गया। साहब को कहीं उठकर देखने का कष्ट न हो, अतः स्वयं वैसा ही दरवाजे की ओर मुड़ा। कहिए, मिस्टर चिरंतन है, आइए। भदेहू ने जैसे खानापूरी की वैसे ही मुंह लटकाए कहा। वास्तव में भदेहू को इस आकृति में तनिक भी नवीनता नहीं दिखती। अक्सर वक्त बेवक्त इसी तरह घंटी बजती है। कीमती जारजेट की साड़ी में लिपटी, पर्स हाथ में झुलाती, लिपस्टिक पुते अधरों से मुस्कुराती कोई टिक टिक आती है और बेधड़क चिरंतन के कमरे में चली जाती है। चिरंतन के विवाह के बाद आज बहुत दिनों पश्चात वह पहली बार आई है, अतः आकृति में कुछ असमंजस का अटपटा भाव है। पाँवों में अनिश्चितता है। वे साधे ढंग से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आइए आइए, चिरंतन ने आगे बढ़कर स्वागत किया। कम इन। आप दोनों का परिचय करा दूं। आप हैं कुमारी जुबेदा और आप यानी कि आई मीन समझी कहकर सामने खड़ी जुबेदा ने वितस्ता की ओर मुस्कुरा कर देखा, अभिवादन किया और बड़े तपाक से हाथ मिलाया। टेबल पर तीनों बैठकर बड़ी बेतकल्लुफ बातें करने लगे। वितस्ता कुछ कम बोलती अपने स्वभाव के अनुसार, पर चिरंतन और जुबेदा साहित्य से लेकर सेक्स तक हर टॉपिक पर देर तक
निसंकोच बातें करते रहे। वितस्ता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई नारी किसी पर पुरुष से इतनी स्पष्ट बात कर सकती है। किसी काम के बहाने उठकर वितस्ता दूसरे कमरे में चली गई। बदेहू को गमलों में पानी देने और फर्श को साबुन से धोने के बारे में कुछ हिदायतें देती रही। फिर रसोई घर में घुसकर सारा काम स्वयं देखने लगी। धुएं के कारण उसकी आंखों में पानी भर आया। आंचल से पलकें पोंछती जब वह ड्राइंग रूम की ओर लौट रही थी, उसकी आंखों के आगे बिजली सी कौंधी। उसके पांव चलते चलते एकाएक ठहर गए, एकदम चेतना शून्य हो गए। जुबेदा चिरंतन की बाहों में घिरी थी और वह उसकी काली बिखरी जुल्फों को हाथों में समेटे। तीनों प्राणी जो जहां पर थे वहीं पर सुन्न खड़े रह गए। न चिरंतन कुछ बोला, न जुबेदा कुछ कहने का साहस जुटा पाई और न वितस्ता ने ही कुछ कहने की आवश्यकता अनुभव की। शाम को चिरंतन का मन घर लौटने का न था, फिर भी वह लौट रहा था। अनेक आशंकाएं उठ रही थीं। वितस्ता से सामना कर पाने की हिम्मत न थी। सुबह के अपने व्यवहार से वह बेहद क्षुब्ध था। उसे स्वयं पर झुंझलाहट हो रही थी कि वह ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों कर बैठा। विवाह हुए अभी दिन ही कितने बीते हैं, फिर ऐसी हरकतें क्या शोभा देती हैं। इतनी बड़ी नौकरी है, इतना बड़ा जिम्मेदारी का ओहदा है, शान है, शोहरत है, भारी नाम है, फिर यह। वितस्ता क्या सोचती होगी। उसके स्थान पर कोई और होती तो क्या सोचती। उसने जब घर की देहरी पर पांव धरा तो चारों ओर रोज की तरह सन्नाटा था। वितस्ता अपने कमरे में किताबों के ढेर के पास सितार सहला रही थी। दर्द की एक हल्की सी लहर वायु में घुल घुल कर एक वितरागी करुण दृश्य रच रही थी। दरवाजे के खोलने की खटक और सीमेंट के फर्श पर जूतों की आहट से वितस्ता की तंद्रा टूटी। वह लपक कर आगे बढ़ी। हमेशा की तरह मुस्कुराती सामने खड़ी हो गई। बोली, बड़ी देर कर दी आज। चिरंतन चुप था। कुर्सी पर बैठा ही था कि वितस्ता उसके पाँवों के पास फर्श पर बैठ गई। जूते के तस्मे खोलने लगी। फिर निश्चित स्थान पर जूते रखकर कुर्सी के सहारे उसके सामने खड़ी हो गई। बोली, तबीयत तो ठीक है ना। प्रत्युत्तर में चिरंतन से कुछ भी कहा न गया। वितस्ता उसके ठंडे माथे को अपनी गर्म हथेलियों से सहलाने लगी। इतनी रात बाहर रहते हो तभी तो सेहत खराब रहती है। मैं न जाने कब से खिड़की पर खड़ी खड़ी प्रतीक्षा करती थक गई। किताबें उलटने लगी तो मन लगा नहीं। सितार भी कब तक बजाती। चिरंतन अपलक उसकी ओर देखता रहा। न मालूम एक साथ कितनी परछाइयाँ, कितने भाव, कितने विचार अंतर से उभर उभर कर धूप छाँव की तरह आए और ओझल हो गए। अभी तक भी चिरंतन को चुप देखकर वितस्ता उसके और समीप खींच आई। उसके घुंघराले बालों को छल्ले की तरह उंगलियों में लपेटती बिखेरती रही। फिर सामने खड़ी उसकी टाई की गांठ खोलने लगी। कितनी जोर से बांधते हैं आप, गर्दन में दर्द नहीं होता। चलो उठो ना, खा लो, कब से पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। कितनी मेहनत से आज खुद ही सब्जी खरीद कर लाई, खुद ही बनाई, पर सब। वह चिरंतन का हाथ थामे उठाने लगी। चिरंतन को इस सब की कल्पना तक न थी। न वितस्ता घर पर उठी बैठी थी, न घर में अंधेरा था, न उसके घर पहुंचते ही वह बिफरी। न उसने रोते हुए ही यह कहा कि सुनिए, मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए। इश्क ही लड़ाना था तो फिर ब्याह क्यों किया। किसी एक की ज़िंदगी से यूँ खिलवाड़ करके आपको क्या मिला। पर वितस्ता चुप थी। उसकी निर्विकार, सुशांत, सुनिश्चित आकृति की ओर वह न मालूम इस तरह से क्यों देखता रहा और फिर पालतू पशु की तरह चुपचाप उठा और पीछे पीछे चल दिया। निवाले तोड़ तोड़कर अबोध शिशु की तरह वितस्ता उसे खिलाने लगी। तुमने खा लिया? जी खा लूँगी, इतनी जल्दी भी क्या, पहले आप लीजिए ना। चिरंतन की निगाहें घड़ी की ओर मुड़ी। तुम्हें खाकर सो जाना चाहिए था। खाना भदेहू खिला देता या सुजानो। इतनी जल्दी कामकाज समाप्त करके घर चली गई क्या? क्यों खिला देती जी कोई होते हुए मेरे। वितस्ता कहकर भी कह न पाई, केवल बुदबुदा कर चुप हो गई। चिरंतन ने कौर के साथ साथ 2-3 बार उसकी फ्लासबीन सी पतली नाजुक उंगलियां भी काट डाली। अंतिम ग्रास के साथ वह शरारत से मुस्कुराता हुआ वितस्ता के होठों के पास मुंह ले गया
तो वितस्ता चौंक कर पीछे हट गई। चिरंतन के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वितस्ता हंस पड़ी। वह हंसी उसके दिल को चीरकर पता नहीं किस गहराई से निकली थी। सोते समय वितस्ता उसके माथे को सहलाती रही। चिरंतन के मन में न जाने कौन सा ज्वार उमड़ रहा था, न जाने कौन सा झंझावात उसे झकझोर रहा था। शायद उसके अंतःकरण की अपराध भावना उसे मथ रही थी। शायद वह होश में नहीं था। तुम बहुत मीठी हो ना? वह बुदबुदाया। लेकिन जुबेदा, तुमसे भी। वह चुप थी, चिरंतन भी। क्यों जी, वह आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ, क्या खासियत है उसमें? खासियत? वह बड़े जोर से, बड़े भद्दे ढंग से हंसा। कोई जवान हो, उस पर लड़की हो, उस पर खूबसूरत हो, यह क्या कम है? तनिक रुककर चिरंतन बोला। शायद अब वह बिल्कुल होश में न था। शी इज रियली स्वीट। वह बड़े मोहक ढंग से मुस्कुराती है, हंसती है, बातें करती है, चलती है। उसके चिकने सुडौल गोरे शरीर में सांप की केंचुली सी बारीक पारदर्शी फिसलती हुई साड़ी खूब फबती है। बड़े आर्टिस्टिक ढंग से स्मोक करती है। बाल डांस और शराबी निगाहों से देखती हुई शैंपेन के। ओह, शी इज रियली स्वीट। उसने जोर से वितस्ता को अपनी ओर खींचा, जैसे सामने वितस्ता नहीं जुबेदा ही हो, और फिर आंखें मूंदे जोर से उसे चूमता हुआ फुसफुसाया। स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट। लेकिन दूसरी ओर वितस्ता का मन चित्कार कर उठा। वह वैसे ही बेबस पड़ी रही। चिरंतन जब थक कर सो गया तो वह हौले से अपने कमरे में गई और फिर सारी रात सितार उसकी बाहों में लिपटा न जाने क्यों रोता रहा। सुबह फिर ताजे फूलों की तरह वितस्ता ताजी थी। बड़े प्यार से उसने चिरंतन को जगाया। बिस्तरे पर ही कॉफी का गर्म प्याला उसके होंठों से लगाई हुई बोली, देखिए, आप कितने लापरवाह हैं। एक तो ऑफिस में काम बहुत रहता है, दूसरे रात को देर तक जागते रहते हैं। इससे सेहत खराब हो जाती है। देखो ना, आपकी आंखें कितनी लाल हैं, सूजी हुई। वितस्ता पास से ही मेज पर रखा शीशा उसके सामने तक लाई, पर चिरंतन शीशे की ओर नहीं, केवल उसकी आकृति की ओर देखता हुआ हंस पड़ा। वितस्ता की समझ में कुछ न आया। चिरंतन ने शीशे का मुंह वितस्ता की ओर कर दिया और कॉफी का गर्म प्याला उसके हाथों से थाम लिया। वितस्ता सचमुच वितस्ता लगती न थी। उसका चेहरा बेहद सूजा हुआ था। आंखें गुड़हल के फूल की तरह सुर्ख थीं। लगता है रात भर जागती रहीं। नहीं तो फिर क्या? यूं ही हंसने का प्रयास करती वितस्ता ने कहा, मेरी आंखें इधर बहुत कमजोर हो गई हैं, है ना? तभी तो थोड़े से ही शीत में सूज जाती हैं। चिरंतन ने 2 ही घूंट में प्याला रीता कर दिया। वितस्ता ने फिर कोई बात न की, केवल चुपके से रीता प्याला उठाकर चली गई। ड्राइंग रूम में आदमकद शीशे के सामने अपना प्रतिबिंब तौलने लगी। सचमुच उसकी उदास आंखें भरे घड़े की तरह सहसा छलछला आई। अपने को संभालती हुई वह सीधी बाथरूम गई। किवाड़ भीतर से बंद कर खूब जी भर रोती रही। अंत में हल्की होकर नहा धोकर वस्त्र बदलकर नाश्ते की मेज पर आई तो देखा चिरंतन कब से प्रतीक्षा कर रहा है। एस्ट्रे में अधजले सिगरेट के ढेर सारे टूटे टुकड़े तैर रहे हैं और अभी तक वह लगातार धुआं उगल रहा है। उसे देखते ही चिरंतन का मूड बदल गया। आज तो एकदम अल्ट्रा मॉडर्न नजर आती हो। कलरलेस स्लीवलेस ब्लाउज, जॉर्जेट की जैसी पारदर्शी साड़ी, इतना बारीक पेटीकोट पहने हो और इतनी गहरी लिपस्टिक की। वितस्ता लाज से सिकुड़कर चौथाई रह गई। डांस जानती हो? वैसे जानती तो नहीं, आप कहेंगे तो वह भी सीख लूँगी। चिरंतन फिर सिगरेट जला चुका था। धुएं के गोल गोल छल्ले एक के बाद एक छत की ओर उड़ाने लगा। वितस्ता प्यालियों में दूध डालकर फिर चम्मच से उन्हें हिलाने लगी। आज ठंड कुछ अधिक थी, इसलिए उसका बदन कपकपा रहा था। चिरंतन के मुंह से सिगरेट छीनकर वितस्ता ने अपने रंगीन अधरों पर लगाई। एक कस जोर से खींचते हुए कहा, वह ऐसे ही पीती है, कहिए ना, अब तो आपको अच्छी लग रही है। तभी खांसी शुरू हुई। वह इतनी जोर से इतनी देर तक लगातार खांसती रही कि उसकी आंखों में पानी भर आया। किंतु दूसरी ओर चिरंतन ठहाके लगाता रहा। चिरंतन ऑफिस जाने लगा तो आज वितस्ता उसे छोड़ने द्वार तक गई। जाते समय अपनी नाजुक उंगलियां हवा में हिलाती हुई बोली, देखिए, आज ऑफिस से सीधे घर आइएगा। क्लब जाना चाहेंगे तो मैं भी साथ चलूँगी।
दूरी कुछ बढ़ने लगी तो बितस्ता की आवाज़ उसी अनुपात से ऊंची हो आई जैसे चिरंतन को कुछ कम सुनाई पड़ता हो। आज आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है, ठीक 6 बजे पहुंच जाना। हाँ, वह लपक कर और पास चली आई। उसके कंधों पर झुकती हुई बोली, दिन भर अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। यदि दिन में कभी आपको फ़ोन कर लूँ तो आप डिस्टर्ब तो ना होंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे। सांझ को चिरंतन ऑफिस से उठकर सीधा घर चला आया। बितस्ता पलकें बिछाए 5 बजे से ही द्वार पर खड़ी थी। चिरंतन को देखते ही उसकी उदास आंखें चमक उठीं। वह लपक कर आगे बढ़ी और उससे लिपट पड़ी। पास ही भदेहू फूलों में पानी दे रहा यह सब देख रहा था, अतः उसकी ओर दृष्टि जाते ही वह शर्म से लाल हो लपक कर भीतर चली गई। भदेहू भी अपने को कोसता पानी का फव्वारा थामे दूसरे कोने में खड़ा हो गया। बितस्ता ने एक बहुत सुंदर कलात्मक नया एल्बम उसके सामने बढ़ाया। खाली बैठे बैठे क्या करती? आपके बक्स में कितने सुंदर सुंदर फ़ोटो यूं ही घास कूड़े की तरह ठुसे थे। सोचा उन्हें ही ठीक कर दूं। उन्हें देखते ही चिरंतन को कुछ कहते न बना। बड़े मौन भाव से दार्शनिक ढंग से पन्ने पलटता रहा। ये वे चित्र थे जो उसकी पूर्व प्रेमिकाओं ने अमित स्नेह के साथ कभी समर्पित किए थे। कोई नारी ऐसा व्यवहार भी कर सकती है, वह सोच भी नहीं सकता था। पर यह बितस्ता नाम की लड़की वस्तुतः क्या है, उसकी समझ में न आता था। इन्हें देखकर तुम्हें ईर्ष्या नहीं हुई? ईर्ष्या क्यों हो भला? बड़े सहज भाव से बितस्ता कहने लगी, जो आपको प्रिय हैं वे सब मुझे भी प्रिय हैं। जिन्हें आपने अपने प्राणों से भी अधिक चाहा, मेरे लिए उनका मूल्य मेरे प्राणों से भी अधिक क्यों न हो। विवाह की बेदी पर परमात्मा को साक्षी रखकर मैंने सौगंध खाई है कि जिस ढंग से आप सुखी रहें, जो आपको अच्छा लगे उसी को अच्छा मानकर आपके चरणों में बैठी जीवन पर्यंत आपकी सेवा करती रहूँगी। मेरी खुशियों का सारा संसार आप पर केंद्रित है, केवल आप पर। बितस्ता की आवाज़ भारी हो गई। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। चिरंतन लॉन में बेंत की कुर्सियां डाले धूप सेंकता हुआ मैगजीनों के पन्ने पलट रहा था और पास ही बितस्ता उसके लिए रोएदार मुलायम ऊन का पूरी आस्तीन का स्वेटर बुन रही थी और बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। आज भी आपको ऑफिस जाना है? सच कह रहे हैं? हाँ, तो मैं सोच रही थी आज आपके पसंद की डिश बनाऊं। आज धूप में बैठे हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। चिरंतन वैसे ही पन्ने पलटता रहा। कभी कभार एक दिन मुझे भी तो दीजिए। केवल इसी दिन के इंतजार में अपना सारा सप्ताह किस तरह गुजारती हूँ आपको क्या पता। चिरंतन की ओर से उत्तर इस बार ना आया तो समझौता करती बितस्ता बोली, अच्छा तो शाम जल्दी आइएगा। हाँ, शाम को? चिरंतन ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा और ऐसे कहा जैसे पहली ही बार सुन रहा हो। शाम को भी समय कहाँ मिलेगा? जोनल कमेटी की मीटिंग कभी कभी तो रात के 8-9 बजे तक चलती रहती है। फिर इस फिर का बितस्ता के पास कौन सा समाधान हो सकता था, अतः वह चुप हो गई और चिरंतन भी समय पर गाड़ी लेकर ऑफिस चला गया। बितस्ता को यह बेबसी से लदा अकेलापन बहुत अखरने लगा। वह अकेले ही अपने आप से जूझती झगड़ती रही। कभी उसका मन रोने को होता, कभी अपने बालों को नोचने को, लेकिन फिर एक आशा की सुनहरी लहर सी दौड़ती और वह चुप हो जाती। उसे इस पर ही कुछ कम संतोष न था कि चलो इतने दिनों में चिरंतन में कुछ तो परिवर्तन आ ही गए हैं। धीरे धीरे एक दिन पूरा ही बदल जाए तो क्या आश्चर्य। जुबेदा का एक बार फिर उसने नाम लिया न था और न कभी हल्की बातें ही कही थीं और न कभी लौटने में ही अकारण बहुत विलंब किया था। पर वह बैठी बैठी क्या करे। हर तरह से खींचकर अब वह पीठ के बल बिस्तरे पर लेटकर छत पर लटके रंगीन लाल बल्ब की ओर देख रही थी। आज सितार बजाने को मन न था, न फूलों को सजाने और न पुस्तकों को पढ़ने या घर के किसी और कामकाज में ही। तभी कमरे की किवाड़ खटके वह चौंक कर उठे। इससे पहले ही बिंदो हथेली में भरी प्लेट थामे खड़ी हो गई। कहिए श्रीमती बितस्ता देवी जी, एमए अर्थशास्त्र, आप किस कल्पना नगरी में विचरण कर रही हैं? बिंदो ने सदा की तरह शरारत से अजीब सा मुंह बनाया। बिंदो उसकी बचपन की सहेली है। यहीं पास ही सी
स्क्वायर में पीली कोठी की मालकिन है। पति देश विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं और यह घर पर अकेली रहती है। खूब पैसे और खूब बाल बच्चों वाली है। किसी किस्म का कष्ट नहीं, बचपन से ही खुश मिजाज है, मिलनसार है। इसलिए जब भी समय मिलता है कोई न कोई काम का बहाना बनाकर स्वतः ही चली आती है। बितस्ता सहसा बिस्तर पर ही उठ बैठी, सामने बिखरे बालों को परे हटाती हुई बोली, अरे बैठो ना, यह क्या ले आई? अचार तुम्हारे लिए। क्यों? अरे भोली, हाथ नचाते हुए बिंदु बिल्कुल पास ही सट कर बैठ गई। हमसे छिपाती हो रानी? अब तो अचार खाने को मन करने लगा होगा, है ना? अचार खाने को? क्यों? अच्छा मेम साहिब, ये बनाने वाली बातें किसी और से करना, हम सब जानते हैं। वह हंस पड़ी। अरे क्या जानती हो? बाय गॉड मैं समझी नहीं। सच बित्ती, तू तो एकदम नीरी नीरी ही है री। उसके मुंह के पास मीठे अचार की एक फांक ले जाती हुई बोली, सच तू कभी इतनी सुंदर लगती है कि बस चुमने को जी चाहता है। सच्ची तू पुरुष होती तो मैं तुझसे ही शादी करती। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। थोड़ा अचार बाहर से मंगवाया था। कुछ पल बाद संयत होकर बंदों ने कहा, सोचा तुम्हारा शेयर तुम्हें दे आऊं। सुन, जब ज़रूरत पड़े तो निसंकोच कहना, तुम्हारे लिए तो मैं अचार का कारखाना तक खुलवा दूंगी। बंदो मुस्कुराती हुई उठ खड़ी होती है। अरे सुन तो देख, आज भदेहू से मालूम हुआ कि साहब ऑफिस गए हैं, हम भी अकेले हैं। यही सोचकर सिनेमा के 2 टिकट मंगवा लिए। ये देखो। उसने अपने ब्लाउज में से मुड़े तुड़े 2 टिकट निकाले और बितस्ता की ओर बढ़ा दिए। बितस्ता असमंजस में सोचती रही। उनसे पूछे बिना? अच्छा तो क्या गजब हो जाएगा डार्लिंग, तुम्हारे साहब 7-8 से पहले लौटने के नहीं और हम 6 से पहले ही घर हाजिर। फिर? बाँह पकड़कर बिंदु ने उसे पलंग पर से उठाया। जब देखो तब पलंग पर। अरे पलंग क्या इतना अच्छा लगती कि ब्याह तो सभी के होते हैं, पर दुनिया का भी तो कुछ लिहाज कर। उसे मुंह भींचकर हंसती देख बितस्ता भी अपनी हंसी रोक न पाई। वास्तव में बितस्ता का कहीं भी जाने को मन न था, लेकिन वह जोंक की तरह ऐसे चिपट गई कि जाते जाते पिक्चर शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधियारा छा गया था। सामने के सफ़ेद पर्दे पर डॉक्यूमेंट्री बड़ी तेज़ी से फिसल रही थी। थोड़ी देर बाद फिर असली पिक्चर प्रारंभ हुई। बितस्ता ने देखा, आज छुट्टी का दिन होने के कारण हॉल खचाखच भरा हुआ है। लोग छुट्टी के मूड में हैं। कितने ही दंपति साथ साथ बैठे सिनेमा का पूरा आनंद ले रहे हैं। बाहों में बाहें डाले बीच बीच में फुसफुसा रहे हैं, अनायास खिलखिला रहे हैं। और एक हैं उसके पति जो छुट्टी के दिन भी ऑफिस जाते हैं। जोनल कमेटी की मीटिंग जिन्हें आए दिन खाए जाती हैं, जैसे ऑफिस के अलावा जीवन में उनके लिए और कुछ है ही नहीं। सामने तीसरी कतार पर बैठे एक दंपति पर उसकी निगाहें ठहर गईं। अभी अभी अंधेरा होते ही जिन्होंने बड़ी अदा से एक दूसरे को, बितस्ता के सारे शरीर में सुरसुरी सी फैल गई। पिक्चर कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई, उसे फिर कुछ पता न चला। लेकिन इंटरवल में जो ही सहसा प्रकाश फैला, उसकी मूंदी पलकें खुली जैसे वह नींद से जागी। अचकचाकर उसने बंदों की ओर देखा और फिर सामने तीसरी कतार में बैठे दंपति की पीठ पर पलकें गड़ गईं और खुली की खुली रह गई। चिरंतन बगल की सीट पर पिछली पार्टी पर दूर तक अपनी बाहें फैलाए बैठा था। बाहों की सीमा रेखा पास बैठी जुबेदा के दाहिने किनारे के कंधों तक को घेरे थी। चिरंतन मुस्कुरा रहा था। जुबेदा भी बालों में पीले फूल खोसे मुस्कुराकर चिरंतन को आंखों ही आंखों में पीकर चुस्कियां ले रही थी। बितस्ता के पांवों तले धरती खिसक गई। सारी की सारी छत टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ी। वह सिर दर्द का बहाना बनाकर सीट से उठी और सीधे घर की ओर निकल चली। शाम को चिरंतन काफ़ी देर से लौटा। बितस्ता आज रोज की तरह अनंत प्रतीक्षा में खड़ी न रही। न आज उसके कमरे में हल्के से मध्यम प्रकाश की किरणें ही फूट रही थीं, न अथाह सूनेपन में डूबे सितार के तार ही चमक रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बुझा हुआ सन्नाटा, एकदम असह्य भयावना। कमरे में पहुंचकर स्विच पर हाथ गया तो देखा मेज पर जहां रोज बितस्ता अपने पीने के लिए गंगा जल रखती थी, आज औंधे मुंह शराब की खुली बोतल ढुलक रही थी।
भुनी मछली के कुछ खाए अनखाए टुकड़े बिखरे थे। पास ही बितस्ता अर्धनग्नावस्था में नशे में चूर पड़ी थी। उसके माथे पर रक्त के कई घाव थे जिनसे अभी तक भी खून बह रहा था। पास ही सितार टूटा था जिसके तार तार अलग हो गए थे, और पास ही किसी युवा पुरुष का चित्र था और एकाध प्रेम पत्र जो वितस्ता को लिखे गए थे। चिरंतन जैसे सातों आसमान से धरती पर गिर पड़ा हो। सारी रात उसकी पलकें खुली रहीं। धरती चारों ओर तेजी से घूमती रही। सुबह बितस्ता कराहती हुई जागी तो देखा बोतल के टूटे टुकड़े रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। युवा पुरुष का चित्र फटकर जमीन पर बिखरा है। चिरंतर का एल्बम भी कूड़े के ढेर में टूटा पड़ा है। चिरंतर कमरे में नहीं है। उसके जूते पास ही पड़े हैं। शायद गुसल खाने गया है। कल रात वह क्या कर बैठी, उसे स्वयं पर विस्मय हो रहा था, साथ ही पश्चाताप और दुख भी। इतनी निर्लज्ज भी वह हो सकती है, उसने सोचा तक न था। नहा धोकर चिरंतन नाश्ते की मेज पर भदेहू के बदले स्वयं ही प्लेटें सजा रहा था। वितस्ता ने भागकर उसके हाथों से प्लेटें छीन लीं। यह क्या कर रहे हो? क्यों? क्यों क्या आपको यह शोभा देता है? शोभा क्या देता है क्या नहीं, छोड़ो भी। एक गहरी सांस भरकर चिरंतन ने कहा। मेज पर दोनों चुप बैठे थे। बितस्ता लाज से सिर ऊपर न उठा पा रही थी। बातें करना तो दूर, चिरंतन भी गर्दन झुकाए था, चुप। कल पागलपन में पता नहीं क्या कर बैठी। चिरंतन सिप सिप चाय निगलता रहा। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, बड़े कतार भाव से तड़प कर बितस्ता ने कहा। जिस ढंग से आपको सुख मिले वैसा कीजिए। आपकी खुशी से मेरी खुशी क्या अलग है? आपको यदि कुंवारी लड़कियों के साथ घूमने और शराब पीने का शौक़ है, शौक़ से पीजिए, पर मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत? मैं तो कहती हूँ जुबेदा या किसी और को जो आपको अच्छी लगती है यहीं बुला लीजिए। बाहर छिपकर मिलने से आपकी इज्जत पर बट्टा लगता है और बाहर के लोगों को कहने सुनने का मौका मिलता है। मैं आपको कभी भी मना न करूँगी। आपकी खुशियों के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। बितस्ता का गला भर आया। चिरंतन उसकी कुर्सी की पाटी पर बैठकर उसके माथे को चुपचाप सहलाने लगा। कल रात जो फ़ोटो मेरे सिरहाने रखा था, जिसके गुस्से से आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए ना, वह तो बिंदो के भाई का था। बितस्ता ने भर्राई आवाज़ में कहा। कल उससे मांग कर लाई थी और वह लव स्टोरी भी बिंदो से ही कल लिखवाया था। आप जोनल कमेटी की मीटिंग का बहाना बनाकर सिनेमा जाते हैं। यदि मैं भी कोई बहाना बनाकर किसी परपुरुष के साथ घूमने लगूं तो आपको अच्छा लगेगा? बितस्ता ने आंसुओं से भीगा मुख ऊपर उठाया। लेकिन देखिए, मैं ऐसा न करूंगी। अपने पाँवों के पास थोड़ी सी ठौर दे दीजिए, वहीं पर पड़ी रहकर ज़िंदगी गुजार दूंगी, कभी उफ तक न करूंगी। बितस्ता जोर से फूट पड़ी। चिरंतन ने उसे बाहों में समेट कर उठाया। उसका आंसुओं से भीगा मुखड़ा होठों से छुआ और अपनी हथेलियों में छिपा लिया।